नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं धारिका कैरियर इंस्टीट्यूट की यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आप और हम पिछले कुछ दिनों से राजस्थान ज्योग्राफी पे चर्चाएं कर रहे थे दोस्तों, और राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने राजस्थान का सामान्य परिचय और सामान्य परिचय के बाद में प्रतीक चिन्ह और उसके बाद में हमने भौतिक प्रदेशों पर चर्चाएं शुरू की थी। मुझे कमेंट्स में एक आधे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आपके पास ये 2-3 ही क्लास हैं क्या? तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का सामान्य परिचय और राजस्थान के भौतिक प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो काफी बड़ा मैटर है, और राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश हैं उन चारों भौतिक प्रदेशों से संबंधित अनगिनत जो प्रश्न हैं अब तक एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो हम इनको टॉपिक वाइज और एक सीक्वेंस में पूरा अध्ययनवार ले रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें समय लगेगा दोस्तों इन सभी वीडियोज को अपडेट करने के लिए। तो देखिएगा, हमने अपनी पिछली क्लास में अरावली के जो विभिन्न शब्दावलियां हैं पर्वतीय प्रदेश के बारे में हमने जानकारी ले ली थी। आज अगला जो तीसरा भौतिक प्रदेश हमारा रहेगा वो राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो देखिएगा, राजस्थान का तीसरा जो भौतिक प्रदेश हमारे सामने है यह है पूर्वी मैदानी प्रदेश। और पूर्वी मैदानी प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो अरावली पर्वतमाला के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित यह जो मैदानी प्रदेश है ये राज्य के लगभग 23% भूभाग पर फैला हुआ है, जहां राज्य की 39% जनसंख्या निवास करती है। तो राजस्थान में अरावली का विस्तार दोस्तों आप लोग पढ़ चुके थे, और अरावली के अब पूर्वी भाग में चलते हैं तो ये जो मैदानी प्रदेश है ये जलोढ़ मैदान है, जिन्हें हम नदी निक्षेपित या काट मृदा के क्षेत्र भी कह सकते हैं। पिछली जो क्लास थी ये अरावली हम पढ़ चुके थे। अब देखिएगा, इस अरावली के बाद में अगर हम चर्चा करते हैं तो हमारा जो मैदानी प्रदेश है ये अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में, और इस पूर्वी भाग में जो मैदान का विस्तार है इस मैदानी भाग का विस्तार राज्य के 23% भूभाग पर, जहां जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या लगभग 39% निवास करती है। ये तो सामान्य सा विस्तार हो गया। अब इस मैदान की जो विशेष बातें हैं दोस्तों, देखिएगा, यह जो मैदानी प्रदेश है यह सर्वाधिक कृषि क्षेत्र वाला, सिंचित क्षेत्र वाला भौतिक प्रदेश हो जाता है। इसके अंतर्गत हमें विभाजन कर देना है। तो पहला जो तथ्य है इसमें चंबल नदी बेसिन, दूसरा जो बिंदु रहेगा बनास, और इसी के साथ में बाणगंगा बेसिन, और तीसरा जो क्षेत्र आ जाता है वो आता है दोस्तों माही नदी बेसिन। ये मुख्यतः 3 भाग हैं, और इन तीनों भागों में अगर हम बात करते हैं सबसे पहले चर्चा करेंगे दोस्तों कि जो चंबल नदी बेसिन है वो कहाँ है। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है जानापो पहाड़ी से, और इस पर्वतीय भाग से निकलने वाली जो नदी है ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। तो राजस्थान में प्रवेश होता है इसका खंडित चित्तौड़गढ़ में, और खंडित चित्तौड़गढ़ से यह कोटा बूंदी, और इसके बाद सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, और धौलपुर के बाद में यह जो नदी है उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। तो सामान्यतः हमें नदी का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंबल का जो प्रवाह है वो किन किन जिलों से है। तो देखिएगा, सबसे पहला जो भाग हम देख रहे हैं यहाँ पर खंडित चित्तौड़गढ़, और खंडित चित्तौड़गढ़ का जो भैंसरोडगढ़ क्षेत्र है जहां 84गढ़ से ये नदी प्रवेश कर जाती है और चूलिया जलप्रपात का निर्माण भी कर देती है। इसके बाद हम बात करेंगे तो नदी का प्रवाह संबंधित हो जाता है यहाँ से कोटा और बूंदी से, इसके बाद सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। तो
तो आप मानचित्र में देख रहे होंगे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ में सीमा भी बना देती है। ज्यादा इसकी जो डिटेल है वो हम अपवा तंत्र वाले बिंदु में पढ़ेंगे। अब देखिएगा कि ये जो चंबल नदी बेसिन है ये क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर चंबल नदी के बारे में जो प्रश्न निकल के आता है, सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करती है। ये जो नदी है सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करती है और यही कारण है कि यहाँ पर बेडलैंड टोपोग्राफी यानी कि उत्खात भूमियों का निर्माण कर देती है। बेडलैंड टोपोग्राफी किस नदी के द्वारा सर्वाधिक बनाई जाती है, अवनालिका अपर्दन किस नदी के द्वारा सर्वाधिक किया जाता है, तो राजस्थान में चंबल नदी के द्वारा इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण कर दिया जाता है। इन्हीं से संबंधित जो उबड़ खाबड़ अपर्दित क्षेत्र हैं इन्हें कहा जाता है बीहड़ क्षेत्र। बीहड़ भूमियां किस नदी के द्वारा बनाई जाती हैं, तो राजस्थान में जो चंबल नदी है उसके द्वारा बीहड़ भूमियों का निर्माण कर दिया जाता है। एक विद्वान है प्रोफेसर एच.एस. शर्मा। प्रोफेसर एच.एस. शर्मा बीहड़ भूमियों पर सर्वाधिक अध्ययन कार्य किस विद्वान ने किया, तो प्रोफेसर एच.एस. शर्मा ने। हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था कि राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन युगीन चट्टानों का सर्वाधिक अध्ययन किस विद्वान ने किया, तो हमने ए.एम. हेरोन का वर्गीकरण लिया था जिसने अरावली को 4 भागों में बांटा। यहाँ रेवाइन से संबंधित जो विद्वान आ रहे हैं इनका नाम है एच.एस. शर्मा, जिन्होंने रेवाइन या बीहड़ भूमियों के बारे में सर्वाधिक अध्ययन कर दिया। अगला जो बिंदु आता है दोस्तों इससे संबंधित ये आता है बनास नदी बेसिन। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि बनास नदी का उद्गम कहां से। हमने राजस्थान में जो राजसमंद का दक्षिणी भाग है, राजसमंद के दक्षिणी भाग में कुछ पहाड़ियां थी, इन पहाड़ियों में हमने बात की थी खमनोर पहाड़ियों की, और खमनोर की जो पहाड़ियां हैं राजसमंद के कुंभलगढ़ क्षेत्र में स्थित हैं। यहां से निकलने वाली नदी है और ये नदी सवाई माधोपुर में जाकर चंबल नदी से मिलती है। तो यहाँ बनास नदी की अगर हम बात करते हैं तो बनास नदी राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। तो इस बनास नदी का जो मैदानी क्षेत्र है, इस मैदानी क्षेत्र को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि एक तो पिडमांट मैदान आ जाता है, पिडमांट मैदान, और दूसरा आ जाता है माल खेराड़। पिडमांट मैदान और माल खेराड़ ये 2 शब्दावलियां हैं जो काफी बार पूछी जा चुकी हैं। तो यहाँ दोस्तों अगर हम बनास नदी के अपवाह क्षेत्र की बात करते हैं कि किन किन जिलों से होकर बहती हैं, तो उद्गम हमने बताया कि साहब ये राजसमंद से निकलती हैं। राजसमंद के बाद में देखिएगा चित्तौड़गढ़, उसके बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में टोंक, और टोंक के बाद में सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर में खंडार तहसील में जाकर ये चंबल नदी से मिल जाती है। तो यहाँ 2 जो शब्दावली आ रही हैं, एक तो पिडमांट का मैदान आया और दूसरा खेराड़ या माल खेराड़। तो पहले हम बात करते हैं पिडमांट क्षेत्र की। तो पिडमांट का विस्तार कहाँ से है, पिडमांट आ जाता है दोस्तों यहाँ राजसमंद से लेकर, राजसमंद का यहाँ देवगढ़ जो क्षेत्र है, देवगढ़ के आसपास का, यहाँ से लेकर और भीलवाड़ा तक का जो भाग है, भीलवाड़ा में एक स्थान आता है जिसे कहते हैं जहाजपुर। इस जहाजपुर तक का जो भाग है इसे तो कहा जाता है पिडमांट मैदान। एक पिडमांट क्षेत्र भी है जो राजसमंद में देवगढ़ के निकट निर्जन पहाड़ी क्षेत्र है। इस प्रकार के निर्जन उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों को पिडमांट कहा जाता है। जबकि हम यहाँ मैदान की बात कर रहे हैं तो पिडमांट का जो मैदान आता है ये मैदान आ जाता है राजसमंद से लेकर और भीलवाड़ा तक। भीलवाड़ा से लेकर अगर हम टोंक तक चलते हैं तो इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है खेराड़ या फिर माल खेराड़। तो ये बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं यही उत्तरी पूर्वी राजस्थान में, तो जयपुर की बैराट पहाड़ी से निकलने वाली एक नदी है जिसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। तो नदी आ जाती है बाण गंगा, अर्जुन की गंगा या ताला नदी भी इसको कहा जाता है। बैराट पहाड़ी जयपुर से निकलती है, जयपुर और भरतपुर में प्रवाहित होकर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। तो देखिएगा ये बनास और बाण गंगा का मैदान हो जाता है। दक्षिणी राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिणी राजस्थान में दोस्तों एक नदी आती है जिसका उद्गम तो होता है मध्य प्रदेश से, राजस्थान में प्रवाहित होती है और पुनः दक्षिण मुखी होकर गुजरात में चली जाती है।
तो इस प्रकार से जो नदी का अपवाह क्षेत्र बन रहा है, यहाँ इस नदी को कहा जाता है दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। एक लाइन जिसे आप देखकर समझ ही रहे हैं कि इसे हम कर्क रेखा कहेंगे या फिर हम इसको कह सकते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड। तो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काट देती है? तो माही नदी है। उपनाम है दोस्तों, राजस्थान में दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कह सकते हैं, आदिवासियों की गंगा कह सकते हैं, काटल की गंगा कह सकते हैं, वागड़ की गंगा हम इसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार से उपनाम के बारे में बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने बन जाते हैं। अब उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, राजस्थान में प्रवेश की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में इसका प्रवेश हो जाता है बांसवाड़ा जिले से। कौन सी नदी है जो बांसवाड़ा के मध्य से प्रवाहित होती है? और बांसवाड़ा के मध्य से प्रवाहित होकर यह डूंगरपुर की दक्षिणतम सीमा से आ जाती है और गुजरात में चली जाती है। तो राजस्थान में अगर हम जिलों की बात करें तो मुख्यतः एक तो बांसवाड़ा और एक डूंगरपुर। तीसरा जो जिला आता है यहाँ पर यह आ जाता है प्रतापगढ़। तो राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, डूंगरपुर इन जिलों की सीमा बनाते हुए ये नदी प्रवाहित होती है जो कर्क रेखा को 2 बार काट देती है। पुष्प प्रदेश में बहने वाली नदी, या फिर अगर हम अन्य शब्दावली का प्रयोग करें तो काफी बार प्रश्न भी बन चुका है कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य यहाँ जो हम क्षेत्र देखते हैं ये कहलाता है छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान भाई, माही नदी में बांसवाड़ा में मिलने वाले 56 नदी नालों का समूह जो मुख्यतः बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में है, इसे हम छप्पन का मैदान कहते हैं। दूसरा, अगर बांसवाड़ा और डूंगरपुर की बात की जाए तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा जो है इन दोनों के बीच में इस नदी क्षेत्र को यहाँ पर कहा जाता है मेवल प्रदेश। और इसी मेवल प्रदेश में देखा जाए तो एक स्थान आ जाता है दोस्तों जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, और इस धाम का नाम होता है बेणेश्वर धाम। और बेणेश्वर धाम जो है यह आ जाता है एक गांव नवा टाप। राजस्थान पुलिस में आया हुआ प्रश्न है कि आदिवासियों का जो कुंभ है वो किस गांव में लगता है? तो गांव का नाम आ जाता है दोस्तों नवा टापरा, धाम है बेणेश्वर धाम। और बेणेश्वर धाम की भी बात करें तो इसे दोस्तों आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ कहेंगे तो आदिवासियों का कुंभ मेला कब लगता है? प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है। और बेणेश्वर जो धाम है वो राजस्थान के अपवाद अंतर में थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उदयपुर से आने वाली सोन नदी और प्रतापगढ़ से आने वाली जाखम नदी का जो संगम है, सोन और जाखम दोनों माही नदी से कहाँ मिलते हैं? तो ये मिल जाते हैं दोस्तों बेणेश्वर धाम पर। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दूसरा, बनास नदी जो है इसका संबंध हो जाता है यहाँ राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। तो ये बनास नदी का अपवाह क्षेत्र हो जाता है। इसके बाद इस पर बनने वाले जो बांध है, जैसे नंदसमंद बांध की बात करें या फिर अगर हम बीसलपुर बांध की बात करें या ईसरदा या काकर डैम की बात करें, तो ये हम राजस्थान के अपवाद तंत्र में पड़ेंगे। फिलहाल इसका मैदानी जो क्षेत्र है वो यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे माही नदी की भी हमने बात कर ली है कि माही नदी का जो क्षेत्र आ जाता है वो संबंधित हो जाता है दोस्तों बांसवाड़ा से, प्रतापगढ़ से, और इसके बाद में देखें तो डूंगरपुर से। तो ये सभी जो क्षेत्र हैं ये नवीन जलोढ़ के मैदान हैं, और नवीन जलोढ़ के ये सभी मैदान राजस्थान के पूर्वी प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो देखिएगा आगे अगर हम बात करते हैं अगले भौतिक प्रदेश की, तो अगला जो भौतिक प्रदेश आ जाता है राजस्थान का, यह आता है दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की अगर हम बात करें तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में यह हाड़ौती पठार के नाम से भी जाना जाता है, हाड़ौती पठार।
और हाड़ौती पठार जो है ये लावा निर्मित पठार है, लावा निर्मित पठार। और यही कारण है कि लावा में मुख्यतः यहाँ पर जो लावा मिलता है वो बेसाल्टिक लावा है, और बेसाल्टिक लावा के विखंडन से किस प्रकार की मृदा बनती है, तो ये मृदा आ जाती है दोस्तों काली। मुख्यतः इस पठारी भाग की अगर बात करें तो यहाँ पर लाल काली मृदा का विस्तार है, और लाल काली मृदा जो है वो एक तो मक्का की कृषि के लिए और दूसरा कपास की कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब बात करेंगे हाड़ौती शब्द की। तो हाड़ा शासकों का शासन था, इसीलिए इसको हाड़ौती का पठार कहा गया। और हाड़ौती क्षेत्र में मुख्यतः जो जिले आ जाते हैं दोस्तों, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये 4 जिले हैं। लेकिन अगर हम इसी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग की बात करते हैं तो एक जो जिला इनके साथ में जुड़ा हुआ है, इसे हम बात करेंगे खंडित चित्तौड़गढ़ के बारे में। तो खंडित चित्तौड़गढ़। तो अब ये जो भौतिक प्रदेश है ये मुख्य रूप से 4 जिलों में फैला हुआ है। लावा निर्मित यहाँ पठार देखने को मिलता है। अगर विस्तार देखा जाए तो राजस्थान के लगभग 7% भूभाग पर, जहां राज्य की अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो लगभग 11% जनसंख्या जो है ये निवास करती है। दूसरा, अगर हम इस भौतिक प्रदेश की विशेषता की बात करें तो यह सर्वाधिक वर्षा वाला एवं सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश हो जाता है। इस भौतिक प्रदेश में यहां से हमने मुख्य नदी की बात की तो मुख्य नदी चंबल मिल रही है। चंबल के अतिरिक्त अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो एक काली सिंध की जो सहायक है आहू और परवन आ जाती है। यहाँ से पार्वती की नेवज, निमाज ये सहायक नदी हो जाती है। कि बात करें तो आगे कुन्नू या कुनौर जो कि मालवा पठार के उत्तरी भाग से विस्तृत है। अब यहाँ अगर देखा जाए कि जो हाड़ौती का पठार है, एक जो शब्द हमने भी काम में लिया है मालवा पठार, तो ये मालवा पठार जो है ये मध्य प्रदेश में है। मालवा पठार का ही ये उत्तरी भाग हो जाता है। और मालवा और हाड़ौती पठार की बात करें तो दोस्तों दक्षिणी जो राजस्थान है, इस दक्षिणी राजस्थान में एक भ्रंश घाटी देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिएगा कि हमने 2 पर्वतों को देखा, एक तो अरावली पर्वत और एक विंध्याचल पर्वत। अरावली और विंध्याचल के मध्य में यहाँ पर एक भ्रंश घाटी है और इस भ्रंश घाटी का नाम है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, महान सीमा भ्रंश। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कि राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है, मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल पर्वतमाला है, इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो भ्रंश घाटी आती है इसे कहा जाता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, महान सीमा भ्रंश। तो अब इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के 2 भाग और आ जाते हैं। एक को कहा जाता है विंध्यन कगार और दूसरे को कहा जाता है दक्कन पठार। विंध्यन कगार और दक्कन पठार ये यहाँ बलुआ पत्थरों से निर्मित पठारी भूभाग हो जाते हैं। तो कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को कितने उपभागों में विभाजित किया गया है। 2 मुख्य उपभाग हो जाते हैं। पहला आ जाता है विंध्यन कगार और दूसरा आ जाता है दक्कन का पठार। तो ये 2 उपभाग हो जाते हैं दोस्तों राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश।